Okay. Very good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon. Thanks Good for afternoon, sir. good afternoon. Good afternoon. Okay. Shall we start or we should wait for another minute or two? So we can start. Okay. If that is the case, let me start with the session. Okay. So I've shared my screen. I hope this is visible to all of you. So हमने क्या देखा है, ये जो चैप्टर हम कर रहे हैं, we have seen the concurrency control techniques. Concurrency को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं. The crux is we have to do it concurrency. हमें concurrency करनी है. There is no second thought about it. But we should like have techniques in such a manner कि उससे जो problems आए वो कम से कम हो. Now, when we were studying concurrency control initially, so we had gone through one chart depicting there are two types of concurrency control technique. एक होता है pessimistic, एक होता है optimistic. तो अभी तक हमने जो techniques पढ़ी हैं, they all are pessimistic, है ना? जिसमें हमने पढ़ा locking, फिर पढ़ा हमने multiple granularity, and then we have gone through finally timestamp, जो क्लास के 20-25 बच्चों ने कल पढ़ी थी. क्योंकि बाकी लोगों को कुछ अर्जेंट काम रहा होगा, तो मेरे कहने के बावजूद भी वो नहीं रुके. Anyhow, नेक्स्ट इज ऑप्टिमिस्टिक. ऑप्टिमिस्टिक का मतलब ये है, आपने देखा लॉकिंग हो, मल्टीपल ग्रैन्युलैरिटी हो या टाइम स्टैंपिंग हो, तीनों में क्या था, वी वर वेरी मच वरीड. हमें बड़ा डर था. वी वर अफ्रेड कि ये रिसोर्स अगर हम लूजली छोड़ देंगे तो हो सकता है एट ए टाइम बहुत सारे लोग इसको एक्सेस कर लें, तो दिक्कत हो. इसीलिए हम उसमें क्या करते थे, पहले से ही, कहते हैं ना इंग्लिश में, ऑन अ सेफर साइड. ऑन अ सेफर साइड हमने उस पहले से रिसोर्स को एक्वायर कर लिया. अब चाहे वो लॉक के थ्रू किया, मल्टीपल ग्रैन्युलैरिटी के थ्रू किया या टाइम स्टैंपिंग के थ्रू किया, हमने कर लिया कि पहले आया तो पहले ले लिया. लाइक ऑप्टिमिस्टिक इज मैं इतनी टेंशन नहीं लूंगा और पहले से ये लॉक और ये सब रिसोर्सेज को लेके मैं ब्लॉक नहीं करूंगा. व्हाई? इसका फायदा, क्योंकि अगर पहले से ब्लॉक कर देंगे तो कहीं ना कहीं कंकरेंसी इंपैक्ट करेगी. तो फिर क्या होगा, जिसको जेन्युइनली कंकरेंसी की जरूरत होगी उस रिसोर्स की, दे वोंट बी एबल टू यूज दोज लाइक रिसोर्सेज. तो हम ऑप्टिमिस्टिक में वी आर वेरी मच पॉजिटिव. वी से दैट देखा जाएगा, जब जरूरत आएगी तब देखेंगे रिसोर्स अवेलेबल है या नहीं. लाइक सो दिस इज द कांसेप्ट ऑफ ऑप्टिमिस्टिक कंकरेंसी कंट्रोल टेक्निक. Now this is like आप देख सकते हो एक बीच में डिफरेंस बनाया गया है कि पेसिमिस्टिक एल्गोरिथम और इसमें क्या अंतर है. पेसिमिस्टिक एल्गोरिथम्स assume conflicts happen quite often. पेसिमिस्टिक एल्गोरिथम ये कहता है कि जो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये बहुत जल्दी जल्दी होते हैं,
है ना, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट होते हैं और होते हैं। ऑप्टिमिस्टिक एल्गोरिथम क्या कहता है कि हम ये मान के चल रहे हैं कि कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, और कॉन्फ्लिक्ट होगा भी तो देखा जाएगा। तो एग्जीक्यूशन प्रोसेस में डिफरेंस आ जाता है। जैसे कि अभी तक जो हमने पढ़ा था, वो पहले चेक करता था कि कोई गड़बड़ तो नहीं है, तो अगर चेक करने के बाद उसको लगे कि कोई गड़बड़ नहीं है, तब जाके वो आगे बढ़ता था, रीड करता था, कंप्यूट करता था, फिर फाइनली राइट करता था। अब ये ऑप्टिमिस्टिक क्या है, स्टार्ट करने वक्त कभी चेक नहीं करेगा कि इससे दिक्कत होगी कि नहीं, वो आगे बढ़ जाएगा। बस जहां फाइनल राइट होगा उससे पहले एक बार चेक कर लेगा कि ये काम करने से किसी और को दिक्कत तो नहीं हो रही, कहीं कॉन्करेंसी की वजह से कोई कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं हो रहा। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट, ठीक है। नाउ व्हेनेवर वी आर डूइंग ऑप्टिमिस्टिक कंकरेंसी कंट्रोल टेक्निक, जो एक कोई ट्रांजैक्शन होगा वो अपने जो भी काम करेगा, वो काम 3 फेजेस में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज रीड एंड एग्जीक्यूशन फेज, पहले रीड करेंगे और टेम्पररी उसको राइट करने की कोशिश करेंगे जो उसका काम होगा। देन उसके बाद विल डू अ वैलिडेशन टेस्ट। वैलिडेशन टेस्ट का मतलब ये है कि ये जो हम काम करने जा रहे हैं या हम अपने रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं, इससे कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। फिर उसके बाद अगर उस टेस्ट में आएगा कि दिक्कत हो रही है, देन वील अबॉर्ट, फिर हम रुक जाएंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे, है ना, क्योंकि फिर आगे बढ़ गए और हमें पता है दिक्कत होगी, तो फिर तो ये काम किया ही क्यों। तो अगर वैलिडेशन का टेस्ट कहेगा कि यस यू कैन प्रोसीड, इसमें कोई दिक्कत नहीं, देन वील गो फॉर राइट। लिखा भी हुआ है, इफ TI is validated, the updates are applied to the database, otherwise TI is rolled back। रोल बैक का मतलब क्या होता है, वापस दोबारा से काम करो, ठीक है। नाउ दिस इज वैलिडेशन बेस्ड प्रोटोकॉल। अब इसमें भी टाइम स्टैंपिंग का यूज होता है, और इसमें टाइम स्टैंपिंग 3 तरीके की होती है। एक स्टार्ट की टाइम स्टैंपिंग किसी ट्रांजैक्शन के लिए, वैलिडेशन की, और फाइनली इस फिनिश की, कि कब हमें खत्म करना है, राइट की, ठीक है। नाउ अब वैलिडेशन टेस्ट हमारा स्टार्ट हो रहा है। वैलिडेशन टेस्ट क्या कहता है कि एक टाइम स्टैम्प हमने TI ट्रांजैक्शन के लिए बना दिया है, एक टाइम स्टैम्प हमने TI ट्रांजैक्शन के लिए बना दिया है, और एक और कोई दूसरा ट्रांजैक्शन है TJ, एक और कोई दूसरा ट्रांजैक्शन है TJ। तो ऑब्वियस सी बात है, TJ अगर बाद में आया तो उसका टाइम स्टैम्प बड़ा होगा या छोटा होगा? सर बड़ा होगा। बड़ा होगा। आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये जो TJ ट्रांजैक्शन है, इसका टाइम स्टैम्प बड़ा है क्योंकि ये बाद में आया, ठीक है। तो वो ये कह रहा है, if for all TI with this kind of time stamp, either one of the following condition holds। अब अगर इस तरीके की बात है कि TI पहले से था और TJ अब आया है, तो दो में से कोई एक कंडीशन तो फॉलो होगी होगी। क्या होगा कि TI फिनिश कर चुका होगा, उसके बाद हम TJ को स्टार्ट करेंगे। तो ये प्रॉब्लम अगर आएगी तो इसमें कोई, मतलब अगर इस तरह की सिचुएशन आएगी तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। आप खुद देखिए ना, दिक्कत क्यों होगी भाई, TI खत्म कर चुका है और TJ जो नया आया है उसका स्टार्ट बाद में है। तो अगर कोई TI ने ऐसा रिसोर्स होल्ड किया होगा जो TJ को चाहिए, तो TI तब तक रिलीज कर देगा क्योंकि उसका काम खत्म हो जाएगा। दूसरा, अगर ऐसा नहीं भी हुआ, अगर ऐसा नहीं भी हुआ तो कम से कम, अगर ऐसा नहीं भी हुआ, भाई TJ ने स्टार्ट कर दिया, ठीक है, TJ ने स्टार्ट कर दिया और अभी तक TI पुराना वाला फिनिश नहीं हुआ, मतलब ऊपर वाली कंडीशन को उल्टा कर दिया हमने। आप देखो, स्टार्ट पीछे चला गया, फिनिश आ गया। अगर ऐसा भी हो गया तो भी कोई घबराने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि कहा ना ये ऑप्टिमिस्टिक है। TI के फिनिश होने से पहले, होने के बाद हमें एक वैलिडेशन करना पड़ेगा TJ का कि वो पॉसिबल है या नहीं। तो अगर वो पॉसिबल होगा तो ये भी सही हो जाएगा, अदरवाइज। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। यस सर। अगर एक Yes, sir. ट्रांजैक्शन ऑलरेडी चल रहा था TJ बाद में आया, तो हम देखेंगे कि TJ स्टार्ट कब हो रहा है। अगर TJ बाद में स्टार्ट हो रहा है तो वैसे ही कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर पहले स्टार्ट हो रहा है TJ, नया होने के बावजूद, मतलब नया नया आया है और वो बाद में स्टार्ट हो रहा है, यानी कि जो पिछला वाला चल रहा था दैट इज येट टू गेट फिनिश्ड,
कोई बात नहीं, तो उस केस में आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि उसके फिनिश होने के बाद हम टीजे का वैलिडेशन करें। अगर ये दो में से कोई भी एक कंडीशन फॉलो हो जाती है तो हम कहते हैं कि वैलिडेशन इज सक्सीड, यानी कि हम आगे काम कर सकते हैं। और इन दोनों में से दोनों ही कंडीशन अगर नहीं फॉलो होती, सो वी कैन से वैलिडेशन हमारा फेल हो गया और हमें अपने ट्रांजैक्शन को अबॉर्ट करना पड़ा। ठीक है, तो दिस इज द जस्टिफिकेशन। आप इस, अब मैंने इतना क्लियरली बता दिया तो मेरे ख्याल जस्टिफिकेशन की जरूरत नहीं, बट स्टिल इफ यू वांट टू गो थ्रू यू कैन रीड इट। लिखा है either the first condition is satisfied and there is no overlap, or the second condition is satisfied and the rights of TJ do not affect reads of TI since they occur after TI has finished its reads। तो ये लैंग्वेज है जो मैंने आपको बताया, you can read it afterward। तो इस तरीके से बता रहा है। तो जो पहला वाला रूल था, ये जो फर्स्ट रूल है स्टार्ट टीजे, वो ये वाला डायग्राम बता रहा है। अब देखो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, वही पहला ट्रांजैक्शन था, उसने रीड किया, वैलिडेट किया, राइट किया, जब उसका खत्म भी हो गया तो उसके बाद उसने स्टार्ट किया, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब एक और चीज आई, अब इसमें क्या है, अब नेक्स्ट रूल, ये तो पहला रूल था, तो पहला रूल तो हमेशा सेफ होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। दूसरा रूल कह रहा है अगर इस तरीके की सिचुएशन आ जाए, ये डायग्राम देखिए आप, दिस डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इस तरीके की सिचुएशन आ जाए कि अभी ये जो है क्या कहते हैं, पहले वाले का अभी राइट कंप्लीट नहीं हुआ और हमने नए वाले को स्टार्ट कर दिया, रीड कर दिया, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो जो नए वाले का वैलिडेशन है वो उसके राइट खत्म होने के बाद है। इसी को वो दूसरे लैंग्वेज से बताता है, अगर ये कंडीशन फॉलो हो जाए, अगर ये कंडीशन फॉलो हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। कंडीशन क्या है कि पुराने वाले का राइट टाइम स्टैम्प और नए वाले का रीड टाइम स्टैम्प, इसके बीच में कोई ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए। तो आप देख रहे हो ओवरलैपिंग यहाँ पर नहीं है पूरी तरह से। ठीक है, सो दिस इज द रूल। नाउ थर्ड रूल क्या कहता है, अब थर्ड रूल में थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी और बढ़ जाती है। अब कॉम्प्लेक्सिटी कैसे बढ़ जाती है कि वो ये कह रहा है कि नए वाले का रीड टाइम स्टैम्प और नए वाले का पुराने वाले का राइट टाइम स्टैम्प के बीच में कुछ नहीं होना चाहिए, तो ये कंडीशन तो पहले भी थी। अब साथ में एक और चीज है, क्योंकि यहाँ पर दोनों के राइट भी कहीं ना कहीं मिल सकते हैं, तो वो कह रहा है दोनों के जो राइट है अगर उनके आपस में बीच में कोई कॉमन आइटम नहीं है तो ये भी ठीक है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। आ रहा है समझ में, लिखा है दे ओवरलैप बट डज नॉट एक्सेस एनी कॉमन डेटा आइटम। जो कॉमन डेटा आइटम नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. है ना, तो ये कंडीशन आप पढ़िए, अगर आप कंडीशन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे इसमें था रीड एंड राइट फेजेस ओवरलैप बट टीआई डज नॉट रीड डेटा आइटम रिटन बाय टीके, और ये ही चीज यहाँ पर है। ठीक है, तो इवन ये भी सही है। तो आप इस डायग्राम को देख के फॉलो करेंगे तो आई एम श्योर दिक्कत नहीं होगी। नाउ अब ये जो हम तरीका पढ़ रहे हैं ऑप्टिमिस्टिक वाला, इसका फायदा क्या है, व्हाट इज द बेनिफिट, ये तो मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है, आपको खुद ही बता देना चाहिए। इसका फायदा है कि इसमें हमें कॉन्करेंसी बहुत ज्यादा मिल रही है, वेरी हाई लेवल ऑफ कॉन्करेंसी। बट डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज ये है, आप खुद देखिए हर ट्रांजैक्शन के लिए आपको एक एक टाइप स्टैम्प मैनेज करना पड़ रहा है, आपको देखना पड़ रहा है कौन ओवरलैप कर रहा है कौन नहीं कर रहा, तो इसमें काम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो जब काम बढ़ जाएगा, इतने माइन्यूट डेटा आएंगे, तो इस डेटा को आपको कहीं ना कहीं स्टोर भी करना होगा, देन दिस इज अ हेडेक फॉर ऑल ऑफ अस। तो जहां फायदा होगा वहां कहीं ना कहीं कोई नुकसान भी एसोसिएटेड। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज डेडलॉक। डेडलॉक में आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूं लास्ट टू लास्ट लेक्चर में। a deadlock is says it a set of transactions is in a deadlock situation if several transactions wait for each other, आपस में ट्रांजैक्शन एक दूसरे के लिए वेट करें। फिर दूसरा, a deadlock requires an outside intervention to take place। आपने देखा होगा कभी बिजी क्रॉसिंग्स में, है ना, हमारे इंडियन कंटेक्स्ट की बात करें या मथुरा के कंटेक्स्ट की बात करें, जिसको हम मतलब अपने लोकल लैंग्वेज में हिंदी में कहते हैं चौराहा, है ना, तो कभी कोई चौराहे पे अगर डेडलॉक हो जाता है तो डेडलॉक कैसे हटता है, कभी देखा आपने डेडलॉक कैसे हटता है उस केस में? Sir,
डेडलॉक कैसे हटता है? सब लोग अपनी गाड़ियों में बैठे रहेंगे तो डेडलॉक कैसे हटेगा? नहीं सर, कोई एक इंसान, मोस्टली कोई पुलिस ऑफिसर रहता है जो एक एक करके डिसाइड करता है कि पहले आप जाइए, पहले जिधर से एक सबसे ज्यादा आते हैं। एक ट्रैफिक वाला आएगा, एक पुलिस वाला आएगा, या कोई जो पर्सन है उसका कोई रिलेटिव होगा, वो बीच में आएगा, लोगों को समझाएगा, देन ओनली डेडलॉक इज क्लियर। तो डेडलॉक हमेशा आउटसाइड इंटरवेंशन से आता है। नेक्स्ट, एनी लॉकिंग कंकरेंसी कंट्रोल में रिजल्ट इन अ डेडलॉक। जो हम लॉक कर रहे थे, लॉक करने का मतलब ये है कि हम वो जो पहले लॉक सारे एक्वायर करते हैं, फिर लॉक रिलीज करते हैं। तो उस केस में क्या हो सकता है कि लोग एक दूसरे की वेट करते रहे कि ये लॉक रिलीज करेगा तो मैं करूं। तो जब आपस में ही हो जाएगा ऐसा, तो फिर डेडलॉक हो जाएगा, क्योंकि म्यूचुअल एक्सक्लूजन है। तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन में डेडलॉक होता है। और इसमें टाइम ऑर्डरिंग यानी टाइम बेस्ड, टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग बेस्ड में that require the waiting may also cause deadlock. So deadlock is a very big thing in this transactions. So ये deadlock का example दिया हुआ है, you can have a look at this. अब next है कि आपने वैसे ऑपरेटिंग सिस्टम में भी डेडलॉक जरूर पढ़ा होगा। Yes, sir. Yes sir. So deadlock management says डेडलॉक से रिलेटेड कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स निकल कर आते हैं। इग्नोर, हम डेडलॉक को इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। तो डेडलॉक को इग्नोर कैसे किया जाएगा? कि हम अपने सिस्टम को ही रीस्टार्ट कर दें, तो वो डेडलॉक में हम फंसे ही। जैसे कई बार क्या होता है, आप ट्रैफिक में जा रहे होते हो और आपको पता चल जाता है यहाँ पर भीड़ है, तो आप ऑलरेडी पहले से ही दूसरा रास्ता बदल लेते हो। सो दिस इज लाइक इग्नोरिंग, आपने उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। प्रिवेंशन, प्रिवेंशन का मतलब ये है कि आप कुछ ऐसा करो कि आप उस डेडलॉक वाली कंडीशन में कभी आओ ही नहीं, ठीक है। आप ये गारंटी कर लो कि डेडलॉक्स कैन नेवर अकर, तो ये आप कर सकते हो। फिर अवॉइडिंग, कुछ आप ऐसे डेडलॉक्स को आइडेंटिफाई कर लो और उस पर एक्शन ले लो कि वो डेडलॉक कभी हो ना। एंड नेक्स्ट फाइनली, जो हालांकि सबसे लास्ट ऑप्शन होता है, बट इवन एट टाइम्स दिस इज आल्सो नेसेसरी, वो ये कहता है कि डिटेक्ट करो और रिकवरी करो। मतलब कि अगर कहीं देखो क्या होता है, ये कहना तो बड़ा आसान है कि हम इग्नोर कर दे, प्रिवेंट कर दे, अवॉइड कर दे, बट मेनी टाइम्स रियल लाइफ सिनेरियो में आप उसको अवॉइड नहीं कर पाओगे, आप उसको प्रिवेंट नहीं कर पाओगे, इग्नोर भी नहीं कर पाओगे। तो उस केस में क्या है? उस केस में ये है डेडलॉक इज बाउंड टू हैपन। व्हेन डेडलॉक इज बाउंड टू हैपन, हाउ टू डील विद दैट सिचुएशन? तो उस केस में, उस सिचुएशन से बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उस केस में सबसे इंपॉर्टेंट फिर एक चीज और बन जाती है, आपको पहले तो ये समझ होनी चाहिए कि यू विल बी इन अ पोजीशन टू डिटेक्ट whether in actual a deadlock has happened or not। पहले तो ये पता लगाना पड़ेगा कि यहाँ डेडलॉक हुआ भी है कि नहीं। वो कैसे पता लगाओगे? तो उसके लिए आपको डिटेक्ट करना आना चाहिए। देन मान लीजिए डिटेक्ट हो गया, अब डेडलॉक डिटेक्ट हो गया एंड द सिचुएशन इज nobody is willing to move, so now nobody is willing to move and deadlock has detected, so deadlock की वजह से नुकसान भी हुआ। तो फिर जो नुकसान हुआ, अब आपको उसकी रिकवरी करनी पड़ेगी। हो सकता है टाइम लॉस हुआ हो, है ना, हो सकता है कुछ रिसोर्सेज का लॉस हुआ हो, then you have to come with some alternate measures, ठीक है। so likewise this is deadlock prevention। सबसे पहले तो डेडलॉक प्रिवेंट कैसे करोगे? तो डेडलॉक प्रिवेंशन ये कहता है आपको ये इंश्योर करना है कि डेडलॉक कभी हुई नहीं। so वो कैसे होगा? तो वो ऐसे होगा, पहला पॉइंट ये कह रहा है कि जब आप अपना ट्रांजैक्शन स्टार्ट करो, तो आप पहले से ही ये मन बना लो कि आप तभी अपना ट्रांजैक्शन स्टार्ट करोगे जब पहले से सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, ठीक है। ऑल रिसोर्सेज व्हिच मे बी नीडेड बाय अ ट्रांजैक्शन मस्ट बी प्री डिक्लेयर्ड। पहले से मैं बता दूं कि आज मुझे ये काम करना है, ये ट्रांजैक्शन, और इस काम को करने के लिए मुझे ये चीजों की जरूरत होगी। जैसे क्या होता है, when we go for a shopping, तो जब हमें पता है we are going for a shopping, so we take like sufficient amount with us so that like ऐसा इस सिचुएशन में we should not fall कि जब मार्केट में गए and we want to purchase something so we are left with no money, ऐसी सिचुएशन नहीं आनी चाहिए। तो उसके लिए क्या करोगे? उसके लिए आपको थोड़ा होमवर्क करना पड़ेगा, आपको क्या सामान लेना है, कितने रुपीस का सामान लेना है ना। सो यू हैव टू मेक अ प्रिपरेशन। वही चीज प्रिवेंशन में करनी। इसके एडवांटेजेस क्या है? अगर एक बार डेडलॉक प्रिवेंट हो गया तो कोई ट्रांजैक्शन रोल बैक रीस्टार्ट होगा ही नहीं, है ना।
और इसमें क्या है, पहले से सारी प्लानिंग है, ऐसा नहीं कि लास्ट मोमेंट पे आपको कुछ करना पड़ेगा। लेकिन डिसएडवांटेज भी है, जब आप इतनी प्लानिंग कर लोगे, पहले से रिसोर्स एलोकेट कर लोगे और पहले से ये डिफाइन कर दोगे कि हाँ अब ये यही यूज करेंगे, और पहले से हो सकता है जरूरत ना भी हो, उससे पहले आप रिसोर्सेज को अपने पास एक्वायर करके रख लो। सो दिस इज लाइक कॉन्करेंसी इज रिड्यूस्ड। जो हमारा होल सोल पर्पस था तो वो तो फिर रहा ही नहीं ना, हमारी कॉन्करेंसी खत्म हो गई। Next is evaluating whether an allocation is safe leads to added overhead. अब बार बार ये चेक करना कि ये सही है कि नहीं है, ये देखते रहना, तो ये एक एक्स्ट्रा वर्क है हमारे लिए, ठीक है। और ये थर्ड पॉइंट तो सबसे इंपॉर्टेंट है, पहले से ये पता लगा लेना कि मुझे ये रिसोर्सेज की जरूरत होगी, तो ये तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है ना। जैसे आप लोग तो ऑपरेटिंग सिस्टम वाले स्टूडेंट हो, सो व्हाइल डूइंग अ प्रोसेस आपको कैसे पता चल जाएगा कि इस समय हमें इतनी प्रोसेसर की मेमोरी चाहिए, इतनी रैम चाहिए, तो दिस इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। यू कैन नॉट लाइक, एटलीस्ट एक आधा बार कर सकते हो बट नॉट ऑलवेज यू कैन डू दिस। और ट्रांजैक्शन अवॉइडेंस, अब ट्रांजैक्शन कैसे अवॉइड कर सकते हो? ट्रांजैक्शंस आर नॉट रिक्वायर्ड टू रिक्वेस्ट रिसोर्सेज अ प्रायोरी। अवॉइड करने का तरीका ये है कि पहले से रिसोर्सेज रिक्वेस्ट ना किए। Transactions are allowed to proceed unless a requested resource is unavailable. In case of conflict, transaction may be allowed to wait for a fixed time interval. ये कुछ आपके OS के concepts आ रहे हैं। Order either the data items or the sites and always request locks in that order. एक order follow करना पड़ेगा। More attractive than prevention in a database environment. Avoidance is better than prevention. कहते हैं ना, better avoid. Next is deadlock prevention. अब deadlock को हम प्रिवेंट कैसे करें? तो डेडलॉक को प्रिवेंट करने के लिए बहुत ही फंडामेंटल और बड़ा पुराना एक तरीका है, दो रूल्स होते हैं इसमें, जरा देख लेते हैं। पहले सिनेरियो पढ़ लेते हैं। इफ टीआई रिक्वेस्ट अ लॉक ऑन अ डेटा आइटम व्हिच इज ऑलरेडी लॉक्ड बाय टीजे, टीजे के पास ऑलरेडी एक लॉक है, टीजे के पास, इसको मैं फुल स्क्रीन करता हूं तब थोड़ा सा क्लियर होगा। ओके, सो टीजे के पास ऑलरेडी एक लॉक है और टीआई अब रिक्वेस्ट कर रहा है, टीआई के पास ऑलरेडी एक लॉक, टीजे के पास ऑलरेडी लॉक है और टीआई रिक्वेस्ट कर रहा है लॉक की। तो अब क्या होगा? तो अब ये होगा कि टीआई अभी आया है, ठीक है, बट लॉक और टीजे बाद में आया है, उसका टाइम स्टैम्प थोड़ा बड़ा है, उसको काम करने में अभी समय लगेगा, लंबा तक काम करेगा। तो टीजे के पास ऑलरेडी लॉक है, तो अब इस केस में क्या होगा? दो कंडीशन है, देन या तो वेट करेगा या फिर अबॉर्ट होगा, तभी नाम है ना वेट एंड डाई। तो अब उस केस में ये कह रहा है देन टीआई इज ओल्डर देन टीजे, ये तो है ही, टीआई जो है ओल्डर देन टीजे है इसके हिसाब से, तो इट इज परमिटेड टू वेट, उसको वेट करना पड़ेगा। भाई जिस मैं ऑलरेडी मैं बाद में आया और ऑलरेडी किसी के पास कोई रिसोर्स था, तो वो फ्री करेगा तभी तो मैं यूज कर पाऊंगा ना। ऐसे नॉर्मली होता है ना, जैसे आप कभी किसी सीनियर के केबिन में चले जाओ, सीनियर प्रोफेसर के, या अपने अभी ऑर्गेनाइजेशन में काम करोगे तो किसी सीनियर एम्प्लॉय के केबिन में, तो ऑलरेडी अगर वो किसी एम्प्लॉय से बात कर रहा होगा कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, तो ऐसे ही आप बीच में बात करना शुरू कर दोगे? नो, है ना, आप बाद में आए हो तो आपको वेट करना पड़ेगा, तो आप वेट करोगे, एल्स ये अबॉर्ट हो जाएगा और दोबारा से रीस्टार्ट हो जाएगा। नाउ यहाँ पर क्या है? इट्स अ नॉन प्रीएम्प्टिव मेथड। अब नॉन प्रीएम्प्टिव क्या होता है, कोई मुझे बताएगा? ऑपरेटिंग सिस्टम तो पढ़ चुके हो आप, नॉन प्रीएम्प्टिव पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? सर पढ़ा तो है, प्रीएम्प्टिव एंड नॉन प्रीएम्प्टिव। तो होता क्या है ये तो बताओ। ओएस कौन पढ़ा था आपको? निधि मैम। अभी निधि मैम पढ़ा रही है, उससे पहले त्रिभुवन सर पढ़ा रहे थे। वो काफी, त्रिभुवन सर को गए हुए तो टाइम हो गया। हाँ बताइए, नॉन प्रीएम्प्टिव क्या होता है? नॉन प्रिवेंटिव में कोई भी प्रोसेस अगर हाई प्रायोरिटी वाली प्रोसेस है वो बीच में आ सकती है। उल्टा नहीं बोल रहे हो? यस सर, सॉरी सर। देखो, सी आई विल गिव यू वन स्मॉल एग्जांपल। प्रीएम्प्टिव का मतलब क्या होता है? मान लीजिए बाहर NH2 है ना, कॉलेज के बाहर हमारा नेशनल हाईवे है। अब मान लीजिए ये जो अभी फार्मर का प्रोटेस्ट चल रहा है, प्रोटेस्ट ना चल रहा होता, सब कुछ नॉर्मल होता, तो मान लीजिए अगर मैं अपनी गाड़ी चला के जा रहा हूं और एकदम से पता ये चलता है कि पीछे से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आ रहे हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज अ हाई प्रोफाइल पर्सन,
तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के चलते हुए बाकी सारे जो लोग हैं उन पे ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन कर देंगे, उनको रोक देंगे, ठीक है, उनको रोक देंगे। और क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, वो हाई प्रायोरिटी है, तो उनको आगे जाने को अलाउ कर देंगे, जबकि वो बाद में आए हैं, मिलना लोकल आदमी को चाहिए था, बट वो कर दिया। इसको कहते हैं प्रीएम्पशन। तो वेट एंड डाई का मतलब ये होता है कि कोई भी बड़ा हो छोटा हो, कोई भी हाई प्रायोरिटी का प्रोसेस हो, उसको हम कभी प्रायोरिटी नहीं देंगे, उसको इंतजार करना पड़ेगा। तभी लिखा है ना, टीआई अगर बाद में आया है तो वो कभी भी प्रीएम्प्ट नहीं करेगा टीजे को, वो हमेशा वेट करेगा। और यहाँ लिखा भी हुआ है ओल्डर ट्रांजेक्शन वेट्स, आ रहा समझ में? तो ये आप इस चीज को ध्यान रख लीजिए। और उसी तरीके से आप इस बाउंड और वेट को भी कर देते हो, यहाँ पर पढ़ सकते हो। तो इसके दो थंब रूल ये कहते हैं, यहाँ पर प्रीएम्पशन होता है और यहाँ पर यंगर ट्रांजैक्शन वेट करता है। तो ये एक लॉजिक है, आप इसको याद कर सकते हो और थोड़ा और पढ़ सकते हो। इट्स अ कंसेप्चुअल टॉपिक एंड देन यू कैन prepare for your examination. So this is also one of the example it is stated. You can have a look weight and die और bound and weight में क्या होता है। बट अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कहूं तो these are the 2 points। ये स्लाइड इंपॉर्टेंट है, you can go through this slide, ठीक है। now deadlock detection, अब डेडलॉक कैसे डिटेक्ट होगा? सो डेडलॉक डिटेक्ट करने के लिए हमें एक वेट फॉर ग्राफ बनाना पड़ता है, और अगर वो ग्राफ बन गया तो इसका मतलब डेडलॉक है। अब एक एज बनती है टीआई से टीजे, तो टीआई से जैसे आप यहां देखिए एक टी कहां गया, ये टीआई है और ये टीआई से टीजे मैंने एक एज बना दी। तो टीआई से टीजे एज बनाने का मतलब ये है कि टीआई वेट कर रहा है, टीआई इज वेटिंग फॉर टीजे कि भैया जो रिसोर्स तूने हैंडल किया हुआ है आप उसको रिलीज कर दीजिए, ठीक है। तो ये इस तरीके से एंड लिखा है इफ द WFG has a cycle, wait for graph has a cycle, we have a deadlock situation, ठीक है। अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। सो दिस इज क्लियर। अब वेट फॉर ग्राफ आप देख सकते हो, यहाँ पर कोई वेट फॉर ग्राफ की साइकिल नहीं है सारे ट्रांजैक्शंस की। यहाँ पर अगर आप देखो तो नहीं, यहाँ पर सारे क्या, ये जो छोटी सी साइकिल लग रही थी ये भी कोई साइकिल नहीं है। इज दिस अ साइकिल? ये साइकिल है? नो सर, ये साइकिल नहीं है, क्योंकि T25 से T27 पर है, T25 से T26 पर है, पर T26 से T27 पर होती तो साइकिल बनती, ठीक है। सो दिस इज नॉट अ साइकिल, और रादर आई शुड से T27 से T26 तो है, पर T26 से T25 नहीं है, T25 से T26 है। लेकिन यहाँ पर एक साइकिल है, अगर आप इसको ध्यान से देखिए, जो बाहरी वाला पाथ है T25 से T26, T26 से T28, T28 से T27। So this is the cycle, जहां से शुरू हुए वहीं पे हम खत्म। और rather you can say ये वाली अंदर T26 से T28, T28 से T27 and T27 से T26, yes यही साइकिल है, ठीक है। तो ये एक साइकिल है। So this is it। डेडलॉक डिटेक्शन के क्या है? डेडलॉक हमारा डिटेक्ट हो जाएगा तो कंकरेंसी बढ़ जाएगी, एंड डिसएडवांटेज क्या है? बहुत सारा काम हमें दोबारा से करना पड़ेगा, ये तो होता ही है। अगर कहीं जाम लग जाए तो लोगों का लाइक फ्यूल वेस्टेज भी बहुत सारी होती है, एनर्जी भी वेस्ट होती है, लाइक now recovery from deadlock. Now recovery from deadlock is something, it is not that easy. Choose a victim, a transaction which can be aborted and then call recovery from deadlock का मतलब ये होता है कि डेडलॉक होने के बाद आप क्या कर सकते हो। तो डेडलॉक होने के बाद सिंपल क्या करोगे, किसी एक को आपको अबॉर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और अबॉर्ट किसको करोगे? जिसको अबॉर्ट करने से आपको कम से कम काम अनडन करना पड़े। लिखा भी हुआ है दैट कॉजेस लीस्ट लॉस ऑफ वर्क परफॉर्म कैन बी चूजन एज अ विक्टिम। आपको एक नोड को हटाना पड़ेगा। जैसे कई बार क्या होता है, 4 लोगों की लड़ाई हो जाती है, 2 लोगों की लड़ाई हो जाती है, दोनों आपस में नहीं मान रहे, बहसबाजी। तो तीसरा बंदा जब कन्विंस करने के लिए आता है तो वो उसको कन्विंस करने की कोशिश करता है जो थोड़ा सा सॉफ्ट हार्टेड होता है या जो आराम से मोल्ड हो सकता है, ठीक है। दिस इज द कांसेप्ट हियर आल्सो। So this is like deadlock recovery. You can इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। Then this is multi version. मेरी तरफ से इसको पढ़ने की जरूरत नहीं, ठीक है। So this is it from my side. Theoretical है, साथ साथ conceptual भी है। I'll suggest, क्योंकि objective mode में exams हो रहे हैं, it is not easy. So you should start learning side by side. Last moment का इंतजार मत करिए। And एक लेक्चर और है हमारा शायद इस वीक में,
So we'll try to wind up the syllabus. ठीक है? Thank you and take care. Bye. Thank you, you, sir. Okay.